नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल का आज जो आपके 1 जुलाई 2023 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इस शिफ्ट में पूछे गए 25 में से लगभग 20 जीके के सवाल स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर एग्जाम के बाद जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेजे हैं। सभी सवाल एग्जैक्ट और रियल क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित प्लस सब्जेक्ट वाइज जीके के सवाल कवर करेंगे। मैक्सिमम सवाल यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में भी हिस्ट्री से पूछे गए हैं। उसके बाद जियोग्राफी और पॉलिटी का लगभग समान वेटेज था। साइंस के यहाँ पर जो टोटल सवाल तो नहीं मिले हैं, 25 सवाल थे आपके जीके के। तो अभी जो यहाँ पर मैं आपको 20 सवाल के आसपास बताऊँगा। और जो बचे हुए सवाल हैं 5-6 सवाल, वो जिन भी कैंडिडेट को पता है सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि सभी कैंडिडेट के सामने पूरे सवाल आ जाएँ जो आप एज ए आंसर की के रूप में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो 20 जीके के सवाल हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सही सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले हिस्ट्री से कवर करेंगे। पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है @trend gk, ठीक है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो। हिस्ट्री से पहला सवाल देखिएगा, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई। ये खानवा कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। अब बाबर की बात करें तो बाबर के द्वारा प्रमुख रूप से जो लड़े गए 4 युद्ध हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इन चारों युद्ध के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पहला जो बाबर का युद्ध था वो पानीपत का। ये क्रमवाइज युद्ध है। पानी खाना चंद्र की घर, यानी 1526 पानीपत का, खानवा 1527, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें बाबर जीत हो गई थी। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के मध्य, और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हो गई थी, यानी बाबर की यहाँ पर फिर जीत हुई। और घाघरा का युद्ध है, ये 1529 में बाबर और महमूद लोधी के मध्य लड़ा गया था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपकी तैयारी 50% ही मानी जाती है। 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से होती है, जिसकी बदौलत आप एग्जाम से पहले पता कर सकते हो कौन से सब्जेक्ट आपका वीक है। समय रहते उसको बूस्ट कर सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहते हैं। अभी टेक्स्ट बुक में यदि आप ये टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हो, एक पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हो, यानी 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिलने वाले हैं। और टेक्स्ट बुक पास और पास प्रो पर अभी ऑफर चल रहा है। टीटीजी की कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डील को ग्रैब कर सकते हो। मिनिमम प्राइस में आपको ये डील मिल रही है। टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको वैसे रेट रहती है 500 रुपये, अभी टीटीजी की कूपन कोड के साथ में आप इस डील को ग्रैब कर सकते हो 439 रुपये में। पास प्रो में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनके मॉक टेस्ट रहते ही हैं, साथ ही साथ उन पर आधारित सारे मॉक टेस्ट रहेंगे। और जो कैंडिडेट पास प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए पास है, जिसमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं रहेंगे, लेकिन उस पर आधारित सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के एक ही पास में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित है। इसको चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, सिजदा एवं पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? हिस्ट्री का सवाल, सिजदा प्रथा और पेबोस की प्रथा, ये बलबन गयासुद्दीन बलबन ने इसको शुरू किया है। सिजदा का मतलब है झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, और पेबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। तो सिजदा और पेबोस प्रथा का अंत किया था वो शाहजहां। जहाँ पर शाह वहाँ पर जहाँ, तो उसका अंत कर दिया इस प्रथाओं का, जो कि बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। सिजदा यानी नमस्कार करना झुककर, और पेबोस का अर्थ है पैरों को चूमना। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखते हैं, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? एग्जैक्टली ये जो सवाल था मिलान करने वाला था, जिसमें चार मीनार था, दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे, वो मिलान करना था, सही सम्मिलित करना था, कहाँ पर स्थित है? चार मीनार भी उनमें से एक था। तो चार मीनार है दोस्तों हैदराबाद में। ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। पूछले चार मीनार ये मूसी नदी के किनारे हैं। और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण कराया, जो कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक है कुतुब शाह। 1591 में इसका निर्माण हुआ। वास्तुकार हैं चार मीनार के मीर मोमिन अस्तरबड़ी। और ये किस शैली में निर्मित है? तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर शैली में निर्मित है। बात करें एक सवाल और इसी में मेंशन था, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर में टोटल कितने मंदिर है? तो ये 5 प्रमुख मंदिरों का समूह है। इन 5 मंदिर किसको समर्पित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो यहाँ पर
जो प्राचीन मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर में, वो है विमल वसाई मंदिर। ये प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के जो आदिनाथ जी हैं या फिर इनका नाम ऋषभ देव जी हैं, इनको समर्पित सबसे प्राचीन है विमल वसाई मंदिर है। और लून वसाई मंदिर है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। और इसके अलावा मंदिर है ऋषभ दाऊ जी मंदिर जो पीठलहर मंदिर कहा जाता है, पार्श्वनाथ मंदिर है, खरतार वसाई मंदिर के नाम से जाना जाता है, महावीर स्वामी मंदिर। ये 5 मंदिर हैं। इसके निर्माता कौन है? वास्तुपाल और तेजपाल। 11वीं से 13वीं शताब्दी में ये निर्मित है। मोहम्मद गोरी के भाई का नाम आपको पूछा है। मोहम्मद गोरी का ये थोड़ा अजीब सा सवाल है। मोहम्मद गोरी के भाई का नाम है दोस्तों घियात अल दीन मोहम्मद। ठीक है, तो घियात अल दीन मोहम्मद है जो गोरी ने दिल्ली पर 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने, और 16 बार पृथ्वीराज के हाथों वो हार गया था। जो तराइन का युद्ध के बारे में पूछा जाता है वो मोहम्मद गोरी का ही युद्ध था पृथ्वीराज के मध्य। तो यहाँ पर 17 बार आक्रमण में 16 बार जो हारा था, उसमें तराइन के प्रथम युद्ध में भी हारा था। तराइन का प्रथम युद्ध आपको पूछ ले कब हुआ, तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज की हार हो गई थी। तराइन का मैदान हरियाणा के करनाल और थाने उसर जिले के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है साजी की ढेरी प्राचीन कनिष्क स्तूप कहाँ पर है? तो साजी की ढेरी प्राचीन जो कनिष्क स्तूप है ये पाकिस्तान के पेशावर के पास है। किस चोल शासक ने राजाओं का राजा की उपाधि धारण की थी? तो राजाओं का राजा किंग्स ऑफ किंग, ये टाइटल है अरुलमोजी वर्मन जो राज राजा चोल प्रथम है, इन्हों को ये टाइटल दी गई थी। और इनका जो मूल नाम था वो अरुलमोजी वर्मन, या फिर अभी जो उसके बाद नाम पड़ा था राज राजा चोल प्रथम। उनके पिता ने उनका नाम अरुलमोजी वर्मन रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को राजाओं का राजा राज राजा की उपाधि दी थी। चोल राजवंश की स्थापना विजय चोल ने की थी। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पॉलिटी के हैं। पॉलिटी के सवाल देखेंगे तो सवाल है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य हैं, शुरुआत में 10 ऐड किए गए थे और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया है। रशिया के संविधान से ये एडॉप्ट किए गए हैं और मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों भाग 4 का आर्टिकल 51 क में। ठीक है, वर्तमान में 11 है। अगला जो पॉलिटी का सवाल है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 20 और 22 आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आर्टिकल 20 में ये क्लोज 3 में ऐसा कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अपने खुद के विरुद्ध साक्षी होने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं होगा। यानी उन्होंने ही अपराध किया है, वो स्वयं ऐसा स्वीकार करने के लिए बाध्य कोई भी अभियुक्त उनको नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 20 कहता है जो दो सिद्धि की विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। तो आर्टिकल 20 में क्लोज 1 कहता है कोई भी गुनाह है उस गुनाह के लिए सज़ा देने वाला कानून होगा जब उन्होंने गुनाह किया है उस समय यदि कोई कानून था जो उस गुनाह को सज़ा देता था तभी वो एक माना जाएगा, उसको क्या सज़ा दी जानी है। लेकिन मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने एलियन को मार दिया और ऐसा कोई कानून है नहीं कि एलियन को मारने पर क्या सज़ा हुई, लेकिन संसद में बाद में 2 महीने बाद ऐसा कानून लेकर आ गया कि एलियन को मारने में आपको 2 साल की सज़ा होती है, तो वो उस समय बाद में लाया गया कानून मान्य नहीं होगा। जब गुनाह किया गया है उस समय यदि वो कानून था तो वो मान्य हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये 20(1) कहता है। 20(2) कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। एक ही अपराध में एक से अधिक बार दंडित नहीं कर सकते हैं। हालांकि 20(1) केवल है क्रिमिनल केसेस में संरक्षण देता है, सिविल केसेस में नहीं देता है। अब आर्टिकल 22 भी देख लीजिएगा। 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 का क्लोज 1 देखो, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो बिना उसे बताए कि क्यों उनको अरेस्ट किया गया है। तो अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से भी उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता है। ऐसा नहीं आप उनको गिरफ्तार कर दो और वो किसी वकील वगैरह से परामर्श भी नहीं कर सकें, उनको भी हक है, अपना अधिकार है कि वो प्रतिरक्षा का कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकें। तो ये कहता है आर्टिकल 22(1) इन्हीं गिरफ्तारी के कारणों का उनको पता होना चाहिए और वो परामर्श कर सकता है कोर्ट में। 22(2) कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है वो 24 घंटे वाली है। कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं ना तो 24 घंटे के भीतर उनको कोर्ट में पेश करना होगा
और इन 24 घंटों में न्यायालय और जो अब जहाँ पर गिरफ्तार किया गया है उनके मध्य के स्थान को जो लाने में समय लगा है उसको छोड़कर ये 24 घंटे की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी दोस्तों असम में है। पश्चिमी असम और पूर्वी असम को ये विभाजित करती है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी असम के पूर्वोत्तर सिरे पर शादिया के पास प्रवेश करती है। फिर पश्चिम में पूरे असम में लगभग ये 700 के आसपास किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है। फिर बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में चली जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्ला भाषा में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को चीन में यालू तशांग पुशियांग कहा जाता है। तिब्बत में इसे सांपो कहा जाता है। अरुणाचल में इसे दिहांग कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बुग्याल घास मैदान कहाँ पर है? बुग्याल घास मैदान दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है। उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन चारागाह भूमि या घास के मैदान है बुग्याल घास मैदान, जिन्हें वहाँ पर प्रकृति का अपना उद्यान कहा जाता है। ये उत्तराखंड में है। आपको पूछ लें बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व कहाँ पर है? ये दोस्तों बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व है कच्छ का रण गुजरात में है। विश्व के प्रमुख घास मैदान से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछे जाते हैं। स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में है, यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में। पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका, इसके उरुग्वे और अर्जेंटीना में। सवाना घास मैदान है पूर्वी अफ्रीका मुख्य सूडान में। प्रेरी घास मैदान है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा में है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। लानोस घास के मैदान का विस्तार वेनेजुएला में है। कैंपास ये है ब्राजीलियन उच्च भूमि। सेलवास अमेजन बेसिन में। सेराडो ब्राजील में। साहिल अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। पुस्ताज हंगरी में। पटाना श्रीलंका में। पॉकलैंड दक्षिण अफ्रीका। कंपोज ब्राजील में ये ग्रासलैंड है। हिमालय पर्वत क्या प्रदर्शित करता है? हिमालय पर्वत हैं ये दोस्तों किस टाइप का माउंटेन है? तो युवा है, यंग और फोल्डेड माउंटेन है, युवा वलित पर्वत है। ठीक है, अब साइंस से दो सवाल यहाँ पर जो मिले हैं। स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर मादा जननांग है। और स्त्री केसर के भाग की बात करें तो ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये स्त्री केसर के भाग होते हैं। पुंकेसर में प्राकोष और जो फिलामेंट तंतु है वो पुंकेसर के भाग है, ये ध्यान रखना। सही मिलान करो से सवाल था एक साइंस का। विटामिन सी की कमी से रोग होता है वो स्कर्वी, ये सही मिलान किया हुआ है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयरन की कमी से एनीमिया, डी की कमी से रिकेट्स। तो विटामिन की कमी से रोग वाला सवाल था। ए से आपको बता दिया। B6 और B12 की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है जो कि आयरन की कमी से देखने को मिलता है। सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है यानी मसूड़े फूल जाते हैं। डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर सूखा रोग बोलते हैं। ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। के की कमी से रुधिर का स्राव होना, एंठन है, रुधिर का थक्का है वो नहीं बनता है, हीमोफेलिया जिसे आप बोलते हो। विटामिन B3 से त्वचा पर दाग, B7 की कमी से लकवा, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब करंट अफेयर्स के जो सवाल पूछे गए वो देखो। बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया है? तो बंगाल की खाड़ी में लेटेस्ट तूफान की बात करें तो 2021 में मई 2021 में यास तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में। और इसके बाद जो लेटेस्ट तूफान 2021 से तूफान का इससे पहले भी सवाल पूछा है ताउते का, तो ताउते आया है मई 2021 में, अरब सागर से आया था। गुलाब तूफान ये सितंबर 2021 में, इससे प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। जावद है ये भी 2021 में आया है बंगाल की खाड़ी में जावद तूफान, और ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसके प्रभावित रहे थे। और आसानी जो तूफान है साइक्लोन है वो मई 2022 में आया। और चित्रांग जो तूफान साइक्लोन है अक्टूबर 2022 में असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया था। और मेंडस जो तूफान चक्रवात है वो दिसंबर 2022 में चेन्नई और अंडमान निकोबार को प्रभावित किया है। बिपरजॉय अभी आया है जून 2023 में, 15 जून को अरब सागर में गुजरात को प्रभावित किया है। एक पावर इंडेक्स का सवाल था, एग्जैक्ट बाद में स्टूडेंट ने बताया कि पावर इंडेक्स नहीं था, कुछ और था, कुछ कनेक्टिविटी इंटरनेट से संबंधित कोई इंडेक्स का सवाल पूछा गया था, वो भी पुराना 2020 का। यदि पावर इंडेक्स का पूछा है तो पावर इंडेक्स ज़्यादातर लोवी इंस्टीट्यूट ही जारी करती है। इनका इंडेक्स 2018 में शुरुआत हुआ था, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 2020, 21, 22 लगातार हैं, चौथे स्थान पर भारत बना हुआ है। टॉप पर यूएसए, आप कहेंगे एशिया का है और यूएसए कैसा आ रहा है, लेकिन यूएसए ने विभिन्न देशों में इन्वेस्टमेंट तो किया है पावर के मामले में, तो इस केस में यूएसए टॉप पर है। विभिन्न एशियन कंट्रीज में यूएसए का इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट यूएसए है, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, चौथे स्थान पर इंडिया, पांचवें स्थान पर रशिया है। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का यदि पूछा है 2020 में तो वो 10वां स्थान है भारत का। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की 61वीं रैंक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मिसलेनियन से एक दो सवाल देखो। किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? मोलासेस बेसिन के नाम से मिजोरम को जाना जाता है। स्तूप में हर्मिका क्या होता है? स्तूप होता है ना, बौद्ध स्तूप है। यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप से पूरा स्तूप है, ठीक है। तो इसमें हर्मिका का पूछा है तो हर्मिका ये ऊपर वाला भाग है, ये जो पूरा अंड है इसके ऊपर है, ये वाला हर्मिका की बात हो रही है। यानी स्तूप एक अर्धवर्ताकार संरचना है, जैसे अंड कहा जाता है, ये पूरा अंड आ जाता है।
और अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है। ये अंड के जो ऊपर संरचना है जिसे हर्मिका कहा जाता है, और हर्मिका के ऊपर यत्री होता है, सबसे ऊपर छत्र होता है। तो ये सबसे ऊपरी भाग है आपका अंड का। और इसमें भी और भी मैं आपको बता दूं, तोरण द्वार जो एक तरीके से एंट्री होती है, स्तूपों के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार बने होते हैं, और चारों दिशाओं में ये 1 2 इस प्रकार 3 4 ये 4 प्रवेश द्वार हैं, जिसे आप तोरण द्वार बोलते हो। वेदिका क्या होती है? वेदिका जो रेलिंग होती है, सबसे बाहरी जो रेलिंग होती है, जहाँ से एक तरीके से माना जाता है कि पवित्र पवित्र स्थान में एंट्री है। पवित्र स्थान और बाहरी जो दुनिया है उनको अलग करती है, ये वेदिका करती है, रेलिंग होती है, ठीक है। तो वेदिका स्तूपों के चारों तरफ एक घेरा बनाया होता है, और ये पवित्र भूमि का प्रतीक है। तोरण प्रतीक है बुद्ध के संदेशों को फैलाने का, ये तोरण जो एंट्री करता है। और वेदिका हो गया, अंड हो गया, ये शांति का प्रतीक है। हर्मिका देवता के घर और पवित्रता का प्रतीक है। छत्र बुद्ध के विचार और भिक्षाओं का प्रतीक है। तो इस टाइप से आपने देखा सेकंड चैप्टर पूछे गए जीके के सवाल का एग्जैक्ट एनालिसिस है। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ फाइल का टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट जो अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना टेक्स्ट बुक में, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बाय बाय।